हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हम यूनिट 1 का जो पाइथन का वन शॉट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यूनिट 1 के वो मैं सारे कवर करूंगी, और AKTU का जो लास्ट ईयर का पेपर आया था उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे वो भी मैं सारे कवर करूंगी, ठीक है। और सेकेंडली आपको धीरे धीरे एग्जाम से पहले यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 सारे यूनिट्स का आपको वन शॉट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे। अब देखो, पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम ऑफ स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर की स्वैपिंग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ जाता है। मतलब यूनिट 1 थ्रू आउट सेम रही है, मतलब सिलेबस चेंज होने से पहले भी यूनिट 1 यही थी और उसके बाद भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, आपको 2 नंबर स्वैप करने के लिए 2 नंबर को यूजर से इनपुट कराना पड़ेगा। इनपुट कराने के लिए यहाँ पे जो फंक्शन यूज होता है वो इनपुट फंक्शन यूज होता है, और इसके अंदर डबल कोट्स में जो भी मैसेज लिखा होता है वो स्क्रीन पे एज इट इज शो हो जाता है। देखो, एंटर द फर्स्ट नंबर। अब इनपुट फंक्शन क्या करता है, जो भी नंबर वो इनपुट लेता है उसे वो स्ट्रिंग में ले लेता है, यानी कि उसका जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, लेकिन एक नंबर किस में होता है, इंट में होता है। इसलिए इसकी आपने क्या करी, टाइप कास्टिंग करी, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंट में, ठीक है। अब जो भी ये वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर होगी, एक्स में, और एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है, पहला पॉइंट। फिर आपने दूसरा नंबर इनपुट कराया, इनपुट फंक्शन के थ्रू यूजर को एक मैसेज दिया, एंटर द सेकंड नंबर, वो स्क्रीन पे एज इट इज शो हो जाएगा। और जो भी नंबर आप इनपुट करते हैं बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन उसे स्ट्रिंग में लेता है, लेकिन एक नंबर इंट में होता है, इसलिए आप टाइप कास्टिंग करते हैं, किसमें, इंट में टाइप कास्टिंग करते हैं, और वो वैल्यू किस में स्टोर हो जाती है, वाई में। यानी कि आपने 2 नंबर यूजर से इनपुट ले लिए इनपुट फंक्शन के थ्रू। अब आपने एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट कराई। प्रिंट एक फंक्शन है, जो भी इसके अंदर मैसेज लिखा होता है वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, और जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो स्क्रीन पे शो हो जाती है। डबल कोट्स में क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स तो एज इट इज शो हो गई। अब एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू आपने इनपुट कराई थी 5, तो 5 प्रिंट हो गई, और वाई की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 7। अब ये क्या है, लॉजिक है 2 नंबरों को स्वैप करने का। देखो, एक्स की वैल्यू थी मेरी 5 और y की वैल्यू थी 7। एक 2 नंबरों की स्वैपिंग करना यूजिंग थर्ड वेरिएबल, इसे हम स्वैप करें किसी थर्ड वेरिएबल का यूज करके। यहाँ पे किसी भी, जब पाइथन की बात करते हैं तो किसी भी वेरिएबल को पहले से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, आप उसमें जैसी भी वैल्यू इनपुट लेते हैं वो वैसे ही स्टोर हो जाता है। यानी कि अगर x में आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू डाली तो x इंटीजर टाइप का हो जाएगा, अगर x में y में आपने फ्लोट टाइप की वैल्यू डाली तो फ्लोट टाइप का जाएगा। तो आपने दोनों वैल्यू क्या डाली, इंटीजर टाइप की। एक आपने और वेरिएबल लिया जो कि है z। z में आप क्या डालोगे, x की वैल्यू, x में क्या पड़ा है 5, तो z में क्या चला गया 5। y में क्या पड़ा है, y में पड़ा है 7, उसकी कॉपी आपने किस में करी, x में, तो यानी कि ये रिप्लेस हो गया, यहाँ क्या आ गया 7। z में क्या पड़ा है 5, 5 को किस में डालना है, y में, तो यहाँ क्या आ गया 5। तो x एंड y क्या हो गए, रिप्लेस थर्ड वेरिएबल की मदद से। डबल कोट्स में क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग, तो एज इट इज स्क्रीन पे शो हो गया। अब x की वैल्यू क्या हो चुकी है 7, आपने प्रिंट करा दिया, वैल्यू ऑफ y आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया 5। तो 2 नंबर की इस तरह से हमने स्वैपिंग करी थर्ड वेरिएबल का यूज करके। अब बिना थर्ड वेरिएबल का यूज करे, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, बिना थर्ड वेरिएबल का यूज करें, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे हुआ, आपने सबसे पहले 2 नंबर इनपुट कराए, है ना। इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जो यूजर से इनपुट लेने में मदद करता है। डबल कोट से इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट मैसेज डालते हैं ताकि यूजर को पता चले कि उसे इनपुट देना क्या है। तो उसने पहला नंबर दिया 6। इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है हर एक जो भी आप इनपुट करते हो, इसलिए आपने कन्वर्जन किया, टाइप कन्वर्जन किया, उसे इंट में कर दिया, और वैल्यू किस में स्टोर हो गई 6 में। और दूसरा क्या है, आपने दूसरा नंबर इनपुट किया, उसको किस में स्टोर करा दिया 7 में। अब जो वैल्यू ऑफ x है वो क्या हो गई 6 हो गई, और वैल्यू ऑफ y क्या हो गई 7। दिस इज द लॉजिक ऑफ स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। अब 2 नंबर की स्वैपिंग, x की वैल्यू क्या थी 6 थी, y की वैल्यू क्या थी
7 थी। अब देखो x प्लस वाई यानी कि 6 प्लस 7 कितना हुआ 13, उससे हम लिखेंगे x में x माइनस वाई, ये माइनस है x माइनस वाई। अब यहाँ पे x क्या लिखा हुआ है 13, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 को किस में डालेंगे y में डालेंगे, यानी कि यहाँ क्या आ गया 6। अब x में क्या है 13, 13 माइनस वाई, वाई की करंट वैल्यू क्या है 6, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, वो किस में डालेंगे x में। तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई स्वैप हो गई बिना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज करे। द वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग बिकम 7 और इसकी वैल्यू हो गई 6, बिना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज करे आपने दोनों नंबर को क्या कर दिया स्वैप कर दिया। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देखो डेटा टाइप्स एक तरह की मतलब आपका डेटा आइटम किस तरह का है, यानी कि जो आपका वेरिएबल है वो किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, ये बताते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप आर द क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम। ठीक है, ये बताता है कि किस तरह की वैल्यू है और किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा पे। अब जो पाइथन डेटा टाइप्स होते हैं करंटली वो जो डिवाइड किए गए न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बुलियन, सेट एंड सीक्वेंस हैं। जो न्यूमेरिक होते हैं वो फर्दर, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लोट। ठीक है, ये होते हैं बुलियन अलग तरह का होता है, सेट एक अलग तरह का, सीक्वेंस है स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। तो ये जो आपका टॉपिक है ये एक एक करके मैं आपको हर एक डेटा टाइप के बारे में डिटेल देती हूँ। सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। जो न्यूमेरिक डेटा टाइप मतलब न्यूमेरिक टाइप की कोई वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंट जो है साइन टाइप की, यानी कि जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू बताई जाए। इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है और ये कितनी लेंथ तक का होल्ड कर सकता है, अनलिमिटेड लेंथ की इंटीजर की वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। फ्लोट क्या होता है, ये डेसिमल टाइप की वैल्यू यानी कि डेसिमल पॉइंट को होल्ड करता है और ये एक्यूरेट प्रिसिशन कहाँ तक देता है 15 डेसिमल प्लेस, यानी कि 25.6342776 यानी कि 15 प्लेस तक ये वैल्यू को देता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वो न होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं ना, J3 2 प्लस I3 यानी कि जिनमें IJ यूज होता है उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सपोज आपको पता है जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो पहले कोई डेटा टाइप नहीं देना होता, तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है num1, आपने उसकी वैल्यू दी 5, तो उसका डेटा टाइप क्या हो गया ऑटोमेटिकली खुद अपने आप हो गया int टाइप का। यहाँ पे जैसे आप C में लिखते थे, पहले लिखा था int स्पेस a और फिर 5, यानी कि इस तरह से लिखा जाता था ना C में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप वेरिएबल, एक वेरिएबल है x, अगर आपने उसमें वैल्यू दी 5 तो ऑटोमेटिकली वो int टाइप का हो जाएगा। अगर x में वैल्यू दी 2.5 तो वो किस टाइप का हो जाएगा फ्लोट टाइप का। अगर उसमें आपने कोई स्ट्रिंग पास की तो उसका टाइप क्या हो जाएगा स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसी वैल्यू पास करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली उसी टाइप का होता जाएगा। तो आपने एक वेरिएबल लिया num1 नाम का, उसकी वैल्यू दी 5, दूसरा वेरिएबल लिया num2 जिसमें वैल्यू क्या दी 2.0, एक वेरिएबल लिया num3 जो किस टाइप का है कॉम्प्लेक्स टाइप का। अब आप कहेंगे कि मैम पक्का ये है या नहीं, तो इसके लिए एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है टाइप। टाइप एक ऐसा फंक्शन है, अगर इसके अंदर आप वेरिएबल का नाम देते हो, कोई भी वेरिएबल देते हो, तो ये बता देता है सपोज x जो है 20 है, तो आपको दिख रहा है कि x का डेटा टाइप इंट होना चाहिए। बट कोई चीज़ ऐसी भी तो होनी चाहिए जो आपको कंफर्मेशन दे कि वाकई में ही ये जो है इंट टाइप का है। तो टाइप एक फंक्शन है जो बताता है x का टाइप क्या है, x किस क्लास से बिलोंग करता है, इंट टाइप से। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले प्रिंट फंक्शन लिखा, इसके अंदर मैंने क्या लिखा num1, num1 की वैल्यू क्या है 5। डबल कोट्स में जो भी लिखा होता है वो एज इट इज शो हो जाता है और टाइप फंक्शन बताएगा कि num1 किस टाइप का है, इंट टाइप का है। आपको पता है डबल कोट्स में प्रिंट के अंदर जो भी लिखते हैं वो स्क्रीन पे एज इट इज शो होता है। अगर आप कोई वेरिएबल पास करते हैं तो वो वेरिएबल की वैल्यू हो जाती है। यानी कि देखो अगर मैं प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जो आउटपुट शो करता है, अगर प्रिंट के अंदर सपोज x इक्वल टू 10 है, अगर मैं सिर्फ x लिखती हूँ तो x की जो भी वैल्यू है वो स्क्रीन पे क्या हो जाएगी
शो हो जाएगी। अगर मैं प्रिंट के अंदर लिखती हूँ मैसेज हेलो, तो जो भी डबल कोट्स में मैसेज लिखा होता है वो एज इट इज स्क्रीन पे क्या हो जाता है, शो हो जाता है। अगर मैं मैसेज और ये दोनों प्रिंट कराना चाहती हूँ तो प्रिंट के अंदर पहले लिखा एक्स, देखो सॉरी पहले लिखा एक्स कॉमा हाई, तो एक्स की वैल्यू तो 10 प्रिंट हो जाएगी और हाई प्रिंट हो जाएगा। तो यही चीज लिखी हुई है, देखो पहले सबसे पहले मैंने वेरिएबल का नाम यानी कि वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कराना चाहती हूँ, कॉमा ये डबल कोट्स में जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। नम टू का टाइप क्या है, फ्लोट, ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, फ्लोट क्लास से बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही num2, अब num3 आ गया, num3 की वैल्यू क्या है 1 + 2j, वो स्क्रीन पे एज इट इज शो हो गई। फिर इसके बाद ये आप देखो डबल कोट्स में लिख लो सिंगल कोट्स में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही तरह से वर्क करता है। तो सिंगल कोट्स में जो भी लिखा हुआ है वो स्क्रीन पे क्या हो गया, एज इट इज शो हो गया। फिर टाइप num3 का टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई, इस तरह से आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। इसे रब कर देती हूँ। अब अगले चलते हैं सीक्वेंस टाइप पे। सबसे पहले सीक्वेंस टाइप होते क्या है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। तो सबसे पहले सीक्वेंस टाइप में जो सबसे पहला है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर के सीक्वेंस को कोटेशन के अंदर लिखते हैं तो वो ही स्ट्रिंग को हम डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि सपोज मेरा नाम है प्रज्ञा, तो उसमें कितने कैरेक्टर, PRAGYA 6 कैरेक्टर्स हैं। उन कैरेक्टर्स को अगर मैं एक सीक्वेंस में लिखूं और डबल कोट, सिंगल कोट्स, किसी या ट्रिपल कोट्स, 3 तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कराऊं, उसे ही क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। यहाँ पे अगर मैं डबल कोट्स के अंदर सिर्फ एच भी लिखती हूँ, दैट्स कॉल्ड अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1। तो आप स्ट्रिंग को, आपने 3 वेरिएबल लिए, str1, str2, str3। आप एक स्ट्रिंग को, जो आपकी स्ट्रिंग है, चाहे तो आप उसे जो है डबल कोट्स में लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, ट्रिपल कोट्स में लिख सकते हैं। तीनों में से किसी भी तरह से स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया जा सकता है। अब प्रिंट एक फंक्शन है, जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो मैसेज को प्रिंट करेगा। या फिर अगर आप कोई वेरिएबल देते हो, str1 की वैल्यू क्या है, हाई। अब कॉमा लगा देंगे, कॉमा इसलिए लगाते हैं ताकि आप मल्टीपल चीजों को अगर कराना चाहते हैं। इज ऑफ टाइप एज इट इज स्क्रीन पे शो हो गया। और str1 का टाइप क्या है, देखो str यानी कि स्ट्रिंग टाइप का है। str2 की वैल्यू क्या है, बाय, डबल कोट्स लिखा हुआ है, इज ऑफ टाइप, और टाइप ऑफ str2 यानी कि क्या होना चाहिए, str। str3 में क्या पड़ा है, हेलो, डबल कोट्स में जो लिखा है वो एज इट इज शो होगा, और जो भी str3 का टाइप है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और बतानी चाहिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो उस चीज को क्लियर करने के, देखो प्रिंट एक फंक्शन है, डबल कोट, सिंगल कोट जो भी लिखोगे इसके अंदर वो स्क्रीन पे एज इट इज शो हो जाएगा। डबल कोट्स में जो भी लिखा हुआ एज इट इज शो हो जाएगा। अगर आप कोई वेरिएबल लेते हो और उसे आप प्रिंट कराते हो तो सिर्फ ऐसे लिख दो। अगर आप मल्टीपल वेरिएबल एक साथ प्रिंट कराना चाहते हो तो x, y, यहाँ पे मल्टीपल चीजें प्रिंट कराना चाहते हो, एक तो स्ट्रिंग 2 की वैल्यू, ये मैसेज और उसका टाइप, ठीक है। ये चीज समझ आए, स्ट्रिंग टाइप क्या होते हैं आपके। अगर आपका डेटा टाइप आता है तो आप हर एक डेटा टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा टाइप, ये आप पे है कि आप इसमें से कितना पोर्शन लिखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब अगला आता है, आपको देखो स्ट्रिंग के बारे में थोड़ी सी चीजें और बताती हूँ। सपोज स्ट्रिंग 1 लिखा है, हेलो गेटवे क्लासेस, HE 1 2 3 4 5, स्पेस इज ऑल्सो अ करेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 करेक्टर्स हैं, स्पेस इज ऑल्सो काउंटेड। और स्ट्रिंग 2 में क्या लिखा हुआ है, वेलकम। अगर मैं चाहती हूं, इसे यहां से लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। अब मुझे स्ट्रिंग 1 में से कितने कैरेक्टर चाहिए, 0 इंडेक्स से 2 तक। तो आपको पता है कि ये सिर्फ 0 से 1 तक पिक करेगा, जो 2 इंडेक्स है उसको ये लीव कर देगा, यानी कि HE,
ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा पूरा हेलो प्रिंट हो तो आप लिखेंगे 0 से 5। क्यों? क्योंकि 5 0 1 2 3 4, तो इससे क्या आउटपुट आ जाएगा? हेलो। अगर मैंने लिखा है स्ट्रिंग 2 में 1 से 3, यानी कि 1 से 3 क्या है? 0 1 2 3, यानी कि EL विल बी द आउटपुट, यानी कि जो लास्ट आप इंडेक्स लिखते हो इट विल नॉट बी काउंटेड, इससे पहले वाला। अगर आपसे बोला जाता है कि आपको पूरा गेटवे क्लासेस प्रिंट कराना है तो आप 6 से आगे तक का एक नंबर जरूर लिखोगे, ताकि आपका उससे पहला वाला इंडेक्स तक ही चलता है। क्योंकि देखो 0 से 2 है, 0 1 2, तो यानी कि प्रिंट क्या हुआ है? सिर्फ HE। ठीक है। अब अगला क्या है? STR1 में से 4th इंडेक्स पे जो भी है 0 1 2 3 4 क्या है? O आउटपुट आ गया। आप स्ट्रिंग 2 से 5th इंडेक्स पे चाहते हो 0 1। अगर आप कैसे एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट को, इसका मतलब है एक्सेस एलिमेंट इन स्ट्रिंग, तो थ्रू इंडेक्स नंबर ही आप एक्सेस कर पाते हो। अब स्ट्रिंग 2 से 2 3 4 5 क्या है? M आ गया। अब ये क्या लिखा है? STR1 स्टार 2, यानी कि आप स्ट्रिंग 1 में जो भी लिखा है उसे 2 बार रिपीट कराना चाहते हो। तो हेलो गेटवे क्लासेस, हेलो गेटवे क्लासेस, इनके बीच में स्पेस था इसलिए 2 बार आ गया। आप स्ट्रिंग 2 में जो लिखा हो उसे 4 बार रिपीट कराना चाहते हो। वेलकम 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 वेलकम, 4 बार हो गया। ये स्ट्रिंग पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं। अब देखो थर्ड यूनिट आपकी टपल्स लिस्ट इन पे ही है, वहां पे प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एज अ डेटा टाइप थोड़ा सा सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। अब इसका मतलब होता है कॉन्केटिनेशन, यानी कि स्ट्रिंग 1 के आगे स्ट्रिंग 2 को अटैच कर देना। हेलो गेटवे क्लासेस, इसके बाद क्या लिखा गया? वेलकम। स्ट्रिंग 2 के आगे स्ट्रिंग 1 को अटैच करें। स्ट्रिंग 2 में क्या लिखा है? वेलकम हेलो गेटवे क्लासेस। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म होते हैं। ठीक है। अब अगला चलते हैं, आपका क्या आता है? लिस्ट क्या है? एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है सिमिलर और डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम, यानी कि ऑर्डर्ड वे में आप या तो सिमिलर टाइप के एलिमेंट को स्टोर करा लो। देखो पाइथन एक स्ट्रिंग है, सी एक स्ट्रिंग है, जावा एक स्ट्रिंग है, लेकिन एक दूसरी मैंने एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। और हर एक एलिमेंट को किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा से सेपरेट करते हैं। मेरी एक लिस्ट है लैंग्वेज और एक लिस्ट है लैंग्वेज 1। जरूरी नहीं है कि आप लिस्ट का नाम ये रखो, तो रेंडमली कुछ भी रख लिया। इसमें जितने भी एलिमेंट है ऑल आर ऑफ स्ट्रिंग टाइप, यानी कि सेम टाइप के। इसमें एक क्या है? स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है और एक फ्लोट टाइप की, यानी कि आप उसमें सिमिलर टाइप के एलिमेंट को भी स्टोर कर सकते हो और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को भी स्टोर कर सकते हो। अगर आपको जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं उनको स्क्रीन पे शो कराना है तो प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और उसके अंदर लिस्ट का नाम डाल देंगे। तो पाइथन, सी, जावा आपके स्क्रीन पे क्या हो गए? शो हो गए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप इंडेक्स नंबर के थ्रू करते हो, 0 से स्टार्ट होता है। तो लिस्ट लैंग्वेज 0, यानी कि लिस्ट का नाम है लैंग्वेज, 0 पे डालेंगे तो क्या आएगा? पाइथन। ये पाइथन प्रिंट हो गया। अगर आप लैंग्वेज 1 डालेंगे तो यानी कि क्या प्रिंट होगा? सी। अब आप ये देखना चाहते हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि इट इज अ लिस्ट, बट क्या वाकई में ही लिस्ट है? तो इसके लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं? टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। अगर टाइप फंक्शन के अंदर इसका नाम दे देंगे तो ये बता देगा कि ये किस टाइप का है और प्रिंट फंक्शन से उसे हम स्क्रीन पे शो करा लेंगे। तो किस टाइप का है ये लैंग्वेज? लिस्ट टाइप का है। अब अगर डिफरेंट टाइप के आप एलिमेंट डालना चाहते हैं दैट्स ऑल्सो अलाउ। तो ये हमने लैंग्वेज 1 बना ली, अगर इसको आप प्रिंट कराएंगे तो देखो ये भी अलाउ है। ठीक है। देखो लिस्ट पे बहुत तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। लिस्ट स्लाइसिंग होती है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होता है, काफी चीजें होती हैं, लेकिन दैट वी विल टॉक ऑन थर्ड यूनिट। ठीक है। यहाँ पे डेटा टाइप की तरह से सिर्फ बता। टपल भी क्या है? ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ आइटम है एज लिस्ट। जैसे कि आप लिस्ट बनाते हैं ऐसे ही टपल है, बस ओनली डिफरेंस क्या है? जो मेन डिफरेंस है, टपल आर इम्यूटेबल, यानी कि एक बार आपने लिस्ट क्रिएट कर दी, मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी, अगर इसमें मैं कोई चेंज करना चाहती हूँ कि इंडेक्स
टू पे कोई मैं इंडेक्स 2 है या इंडेक्स 1 पे 2 की जगह 9 लिखना चाहती हूँ, दैट्स अलाउड। आप एक बार लिस्ट बना के उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं आसानी से। बट अगर एक बार टपल क्रिएट हो गया तो उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही तरीका है कि आप टपल जो बनाया है उसको ही डिलीट कर दें और दूसरा दोबारा से बना लें। यानी कि अगर सपोज मैंने एक टपल बनाया और उस इंडेक्स पे जैसे सपोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स ये लिख दिया, अगर यहाँ पे मैं कोई चेंज करना चाहती हूँ तो अलाउ नहीं है। जिस इंडेक्स पे एक बार वैल्यू डल गई वो डल गई। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो या तो पूरा टपल दोबारा से रिमूव कर दो या कोई और टपल क्रिएट कर लो। ठीक है, इसको हम स्टोर करते हैं और यूज करते हैं पैरेंथेसिस की मदद से, यानी कि उसको तो रेक्टेंगुलर आपके ब्रैकेट और इसे पैरेंथेसिस। ठीक है, अब देखो एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक टपल बनाया प्रोडक्ट नाम का जिसके अंदर 3 एलिमेंट पड़े, माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स एक्स, ये स्ट्रिंग है तो आप इन्हें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स किसी में भी लिख सकते हैं, और आपने एक फ्लोट टाइप की वैल्यू दी। अगर आप स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स एक्स और 499.99। अब आप चेक करना चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट वाकई में ही उस टाइप का है जिस टाइप का मैं कह रही हूँ, तो आप टाइप फंक्शन का यूज करेंगे और अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट रखेंगे तो आपको इसका टाइप मिल जाएगा जो कि क्या है, टपल टाइप का। अब मैं इसमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ, किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना है तो एक्सेस किसके थ्रू होता है, देखो हैश यहाँ पे कमेंट की तरह यूज होता है। जैसे कि आप सी में ये करते हैं, ऐसे ही ये क्या है, कमेंट के लिए यूज होता है। इंटरप्रेटर इसे इग्नोर कर देता है। तो फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट, एक्सेस द एलिमेंट, तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। 1 इंडेक्स पे क्या लिखा है, एक्सबॉक्स एक्स, तो एक्सबॉक्स एक्स स्क्रीन पे क्या हो गया, शो हो गया। अब देखो मैंने एक दूसरा टपल बनाया जिसका नाम है टप, इसमें हाई पाइथन 2, तो ये स्क्रीन पे ये एक नया बना। अगर मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ 1 इंडेक्स से आखिर का सारा, तो 0 1, 1 इंडेक्स पे क्या है, पाइथन है और इसके बाद 2 है, तो स्क्रीन पे क्या हो गया, शो हो गया, यानी कि इंडेक्स 1 से बाकी सारा। अब 0 से 1 यानी कि सिर्फ आपको पता है कि लास्ट वाला इंडेक्स तो काउंट नहीं होता, तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा, हाई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं दोनों टपल का क्या करना चाहती हूँ, कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन यानी कि टप को फिर किसी, यानी कि पहले हाई पाइथन 2, हाई पाइथन 2, हाई पाइथन 2 2 बार हो गया। अब मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 बार रिपीट कराना चाहती हूँ, जैसे पिछले में भी दिखा था, यानी कि 3 बार रिपीट, यानी कि हाई पाइथन 2, हाई पाइथन 2, हाई पाइथन 2। ठीक है, अब आएगा टप। अब देखो यहाँ तक तो सही है। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि जो आपके टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि मैंने ये टप बना लिया, इसमें इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है। अब मैं इंडेक्स 2 पे यानी कि इस पे 2 की जगह क्या करना चाहती हूँ, हाई, बट मैंने बोला टपल इज इम्यूटेबल, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रैक बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट टप टू हाई, इट विल थ्रो एन एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यानी कि एक बार आप टपल को क्रिएट कर देते हैं तो उनमें मॉडिफिकेशंस आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अगला आपका क्या है, डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी एक तरह से ऐसे ही है, की वैल्यू पेयर पे बेस्ड होती है, ये भी ऑर्डर्ड कलेक्शन आइटम होता है, एक ऑर्डर वे में स्टोर होता है। ये स्टोर करती है एलिमेंट को की वैल्यू पेयर में। की क्या होती है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यानी कि ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, जिसके साथ हर एक वैल्यू क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसका नाम है कैपिटल सिटी। ठीक है, अब इसके अंदर पहली की क्या है, नेपाल, इसकी वैल्यू क्या है, काठमांडू, इसकी की क्या है, इटली, इसकी वैल्यू क्या है, रोम, इसकी की क्या है, इंग्लैंड, और इसकी वैल्यू क्या है, लंदन। ठीक है, यानी कि ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, की यूनिक आइडेंटिफायर है, ये डुप्लीकेट हो सकती है। अब अगर मैं प्रिंट कराती हूँ देखो आपको पता है जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और आपको सपोज मेरा नाम है, मुझे अपना नाम के आगे अपना सरनेम भी लिखना है, तो यहाँ पे मैं स्पेस नहीं दे सकती, तो स्पेस की जगह आप क्या यूज करते हो, अंडरस्कोर यूज करते हो। तो आपने
प्रिंट कराया कैपिटल अंडरस्कोर सिटी, तो पूरा का पूरा डिक्शनरी स्क्रीन पे क्या हो गया, शो हो गया। अब अगर वहां पे अगर किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना होता था लिस्ट या टपल में, तो किसके थ्रू करते थे, इंडेक्स वैल्यू के थ्रू करते थे, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स के थ्रू नहीं करते, की के थ्रू करते हैं। प्रिंट कैपिटल सिटी नेपाल, नेपाल की जो की है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो स्क्रीन पे क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी, दैट इज काठमांडू। अब अगर मैं इसमें जितनी भी कीज हैं उन्हें प्रिंट कराना चाहती हूँ तो मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल है कीज नाम का। जो भी आपका क्या है, जो भी आपकी डिक्शनरी है उसके साथ डॉट ऑपरेटर के साथ कीज लिखो, तो इस डिक्शनरी की जितनी भी कीज होंगी वो स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। देखो डिक्ट की, डिक्शनरी की कितनी कितनी है, नेपाल है, इटली है और इंग्लैंड है। अब इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी, अगर आप वैल्यूज चाहते हो तो वैल्यू फंक्शन के थ्रू मिलेगी, तो आपकी कितनी कीज हैं आप उसे, आपकी जो भी डिक्शनरी है डॉट वैल्यू, तो क्या है, काठमांडू, रोम और लंदन, काठमांडू, रोम एंड लंदन, यानी कि जितनी भी डिक्ट की वैल्यू है वो सारी आ गई। अगर आप चेक करना चाहते हो इसका टाइप क्या है, तो टाइप फंक्शन के थ्रू आप जो है टाइप के अंदर डिक्शनरी का नाम डाल दोगे और आपको टाइप मिल जाएगा डिक्ट। डिक्ट मतलब डिक्शनरी टाइप, ठीक है। अब अगला आता है बुलियन। बुलियन मतलब, बुलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जो दो तरह की वैल्यू रखता है, या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। द आउटपुट इंडिकेट द वेरिएबल इज ऑफ बुलियन डेटा टाइप, यानी कि सपोज ए की वैल्यू क्या है, आपने ट्रू रखी, अगर आप प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट क्या देगा, ट्रू, ठीक है। अगर आप इसका टाइप लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास बुल, इसका टाइप क्या हो गया, बुल टाइप का है, ठीक है। अगला क्या है, सेट। सेट एक अनऑर्डर्ड, यानी कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, अनचेंजेबल, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। अनचेंजेबल का मतलब है आपने एक बार सेट बना दिया, उसमें आप फर्दर कोई चेंज नहीं कर सकते, या तो आप सेट को ही पूरा रिमूव कर दें और दूसरा बना लें। अब आप कह रहे हैं डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करते, पर मैम यहाँ, और इसको आप इंडिकेट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, तो आपने तो मैम यहाँ पे दो एप्पल, एक बनाना एक चेरी, हाँ आपने ये सेट बना लिया, सेट आप इससे ही बनाते हैं ना मैथ्स में भी, मेरे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो देखो एप्पल आया, चेरी आया, बनाना है, एप्पल कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, आया कितनी बार, सिर्फ 1 बार, ठीक है। और इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, बाई चांस हो सकता था एप्पल यहाँ प्रिंट हो जाए, ये कहीं भी प्रिंट हो सकते थे। अब इसका टाइप क्या है, देखो सेट आ रहा है, ठीक है। तो आपके जितनी भी तरह, देखो डेटा टाइप्स आपके कंप्लीट हो गए। अब आपके जितनी भी तरह के डेटा टाइप्स हैं, अब देखो पहला क्वेश्चन है कि भाई पाइथन के कितनी तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, तो ये जितनी भी तरह के डेटा टाइप्स थे ये सारे मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है, सपोज क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन, तो आपके अकॉर्डिंग है 7 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसी के अकॉर्डिंग एक एक एग्जाम्पल लिख देना। जैसे मैंने आपको सपोज ये आता है तो आप इसमें एक एग्जाम्पल लिख के छोड़ सकते हैं, इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल लिख के छोड़ सकते हैं, है ना। तो आप उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अप एंड डाउन कर लेना, ठीक है। अब जो लिस्ट, टपल और डिक्शनरी है वो आपकी 3rd यूनिट में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, उसी पे ही 3rd यूनिट, वहां पे हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपका अगला टॉपिक आता है टाइप कन्वर्जन, यानी कि डेटा टाइप के मतलब चेंज करना, यानी कि किसी भी वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, कि उसके डेटा टाइप को चेंज करना, यानी कि इंट से फ्लोट में करना, फ्लोट से इंट में करना, उसी को ही हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। द एक्ट ऑफ चेंजिंग एन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप इज नॉन एज टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन वो कन्वर्जन होता है जो इंटरप्रेटर खुद करता है, यानी कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है इसे, ठीक है। इसमें यूजर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अब देखो x की वैल्यू क्या दी, 10 दी, ये आपके हिसाब से किस टाइप का होना चाहिए, इंट टाइप का। आपको पता है आपको डेटा टाइप पहले से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली x में आप जो भी वैल्यू डालते हैं उसी हिसाब से उसकी वैल्यू हो जाते हैं, इसलिए यहाँ के वेरिएबल डायनेमिकली टाइप होते हैं, आप जैसा इनपुट दोगे उस हिसाब से वेरिएबल का टाइप हो जाएगा।
अब ये y है, y किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। आपके हिसाब से ये दोनों सेम है भाई भाई पॉइंट का, लेकिन एक क्या है, एक वाटर है एक लिक्विड, मतलब एक वाटर है एक सॉलिड है, दोनों सेम है, यानी कि आइस एक तो सॉलिड फॉर्म में एक लिक्विड, तो दोनों में से एक को या तो आपको आइस को वाटर फॉर्म में करना पड़ेगा या उसको जमाना पड़ेगा, यानी कि अब कम जो इंटरप्रेटर है उसके लिए दोनों चीजें अलग अलग हैं, सेम नहीं है। आप दो नंबर को ऐड करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली जो x है वो इंट से फ्लोट में हो जाएगा थ्रू योर इंटरप्रेटर, यानी कि ऐड होने से पहले ये हो जाएगा 10.0 प्लस 20.5, तो आपका जो z होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी 30.5। इतनी बात समझ आई। जो ये कन्वर्जन हुआ इसमें आपने कुछ नहीं करा, आपने तो एक्स वाई की वैल्यू दी, उनको ऐड करने के लिए बोला और फाइनली स्टोर करा, लेकिन एक्स इन टाइप का था, ये फ्लोट टाइप का था, तो ये कन्वर्जन किसने करा, इंटरप्रेटर ने खुद करा। इसमें डेटा लॉस की प्रॉब्लम नहीं होती है। जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है कभी भी डेटा का लॉस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ ये अलाउ करता है कि आप इंट से फ्लोट में तो कन्वर्ट कर देगा इंटरप्रेटर, यानी कि 20 है तो 20 को 20.0 कर देगा, लेकिन अगर आपने कोई नंबर दे रखा है 20.56 तो उसको वो अगर इंट में कन्वर्ट करे इंटरप्रेटर तो डेटा का लॉस हो जाएगा, तो इंटरप्रेटर खुद नहीं करता, ये आपको एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है। यानी कि जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है वो इंट से फ्लोट में, इंट से डबल में, या फिर मतलब ऐसे डबल तो यहाँ होता नहीं है, तो इंट से फ्लोट में तो कर सकता है पर फ्लोट से इंट में करना ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी करना पड़े, कभी सिचुएशन पड़े, तो वहां पे कहाँ यूज होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का यूज होता है, जहां पर यूजर अपनी मर्जी से मैन्युअली चेंज करता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो उसे नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर देता है। इसका दूसरा नाम होता है टाइप कास्टिंग, ठीक है। इसमें डेटा के लॉस होने का रिस्क रहता है क्योंकि हम फोर्स करते हैं कभी कभी किसी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने में। सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 20.96, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है 21 में कन्वर्ट हो सकता है ये 20 में हो जाए। तो एक्चुअल वैल्यू तो ना तो 21 थी ना ही 20 थी, है ना। अगर मैं इंट में कन्वर्ट करूंगी यही दो पॉसिबिलिटी है, तो जब ऐसे ही बहुत सारे नंबर को ऐड करना पड़े या बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़े तो जो एक्चुअल डेटा मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, इसलिए डेटा का लॉस होना। डेटा का लॉस का मतलब है कम नहीं, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो ना मिलके कुछ वेरिएशन मिलते हैं। सपोज मैंने एक बाइनरी में नंबर लिया है 10010 124816, दिस इज द बाइनरी नंबर। अगर आप इसे डेसिमल में लिखें तो ये क्या है 18 है। अब मुझे इसे इंट में कन्वर्ट करना है, तो s,2 मतलब ये रिप्रेजेंट करा दिस नंबर इज इन बाइनरी, इसको आपने किस में कन्वर्ट किया है, इंट में, तो आंसर क्या आ गया 18। तो ये कन्वर्जन अपने आप नहीं होता, बाइनरी से इंट में कन्वर्ट आपने जानबूझ के करा, आपने लिखा कि ये s जो है नंबर बाइनरी में है, इसे आप किस में कन्वर्ट करो, इंट में कन्वर्ट कर दो, यानी कि इंटीजर टाइप डेसिमल टाइप का बना दो, ठीक है। अब आपने इसको प्रिंट कराया तो आपको क्या मिल गया 18। अब एक दूसरा नंबर है c, यानी कि C में आप क्या पढ़ा है 18 पढ़ा है, इससे आपने किस टाइप का करा, फ्लोट टाइप का। 18 किस टाइप का था, इंट टाइप का, उसे आपने फ्लोट में करा तो 18.0 और E क्या हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये टाइप कन्वर्जन कई बार आता है कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। अब देखो ग्लोबल वेरिएबल या लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। देखो ग्लोबल वेरिएबल किसी भी फंक्शन या कहीं भी डिक्लेयर नहीं होते, बिल्कुल आउटसाइड द फंक्शन, पूरे प्रोग्राम में आपको नीड पड़ते हैं। यानी कि सपोज आप किसी फंक्शन है, सपोज ये एक फंक्शन है लेट ये, इसके अंदर कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, है ना। मैं यहाँ पे कैसे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वो नहीं सिखा रही हूँ, बस एक आइडिया दे रही हूँ। किसी फंक्शन के अंदर आप किसी चीज को डिक्लेयर करते हो उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लेकिन अगर आप किसी फंक्शन
फंक्शन के नहीं, बिल्कुल बाहर डिक्लेयर करते हो ताकि हर एक फंक्शन उसे यूज कर सके, उसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल डेटा शेयरिंग अलाउ नहीं करते, क्योंकि लोकल वेरिएबल किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर होते हैं, तो उसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर होती है। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो जितने भी फंक्शंस अवेलेबल होते हैं उन सबको अलाउ होते हैं, इसलिए ये ऑफर करता है डेटा शेयरिंग। और ये जो है इसका स्कोप क्या होता है, कैन बी एक्सेस थ्रू आउट द कोड, यानी कि जो ग्लोबल वेरिएबल होगा, अगर प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है तो यहाँ से यहाँ तक आप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लोकल वेरिएबल को आप सिर्फ उसी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं जिसमें इसे डिक्लेयर करा गया है। ठीक है, इसकी लाइफ टाइम क्या होती है, ये दे आर क्रिएटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बिगिन एंड लॉस्ट व्हेन प्रोग्राम इज एंडेड, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल तब डिक्लेयर कर दी जाते हैं जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, मतलब पहली पॉइंट पे ही, और इसका जो जिंदा रहता है जब तक प्रोग्राम पूरा टर्मिनेट ना हो जाए, एंड ना हो जाए, तब तक ये जिंदा रहता है। जबकि ये सिर्फ इसकी जो लाइफ होती है जिस प्रोग्राम के अंदर इसे डिक्लेयर किया गया है, जिस पॉइंट पे इसे डिक्लेयर किया है, और वहां से जिस फंक्शन की, सपोज ये फंक्शन है लेट ए, इसे यहाँ डिक्लेयर किया गया इस पॉइंट पे, और इस फंक्शन की जिंदा रहना यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये भी यहीं पे खत्म हो जाता है। दे आर क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन स्टार्ट, इट एग्जीक्यूशन एंड आर लॉस्ट व्हेन द फंक्शन एंड, यानी कि जब ये फंक्शन एंड हो जाएगा ये भी खत्म हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, वंस द वैल्यू चेंज इट रिफ्लेक्ट थ्रू आउट द कोड, यानी कि अगर ये ग्लोबल वेरिएबल एक बार चेंज हो गया तो पूरे प्रोग्राम में इसकी वैल्यू चेंज ही दिखेगी। लेकिन लोकल वेरिएबल एक बार चेंज होता है तो दूसरे फंक्शंस को या दूसरे पार्ट्स को इफेक्ट नहीं करता। ग्लोबल मींस अवेलेबल टू ऑल फंक्शन विच आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम। लोकल का मतलब होता है पर्टिकुलर फंक्शन, ग्लोबल का मतलब होता है डेटा शेयरिंग, इसका मतलब डेटा शेयरिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में आता है, ग्लोबल एंड लोकल में क्या डिफरेंस होता है। अब ऐसे ही 2-3 क्वेश्चंस और आए हुए हैं, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। हाउ डू यू रीड एन इनपुट फ्रॉम एन यूजर इन पाइथन। इनपुट रीड किस फंक्शन के थ्रू करते हो, इनपुट फंक्शन, टू बी यूज एज एन इंटीजर। आपको पता है इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जो यूजर से इनपुट लेता है। ये एक मैसेज है, जो भी इसके अंदर आप मैसेज डालते हो वो स्क्रीन पे शो होता है, उसी के अकॉर्डिंग यूजर इनपुट देता है। इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जो भी आप उसे इनपुट देते हो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। बट मैं चाहती हूँ कि जो भी नंबर मैं इनपुट लूँ एज अ इंटीजर यूज करूँ, तो इसलिए मैं उसकी क्या कर दूंगी, टाइप कन्वर्जन कर दूंगी इंट में। सपोज मैंने इनपुट दिया 7, लेकिन इनपुट फंक्शन उसे एज अ इंटीजर ना लेके स्ट्रिंग की तरह लेगा, लेकिन मैंने इसे क्या कर दिया, टाइप कन्वर्जन कर दिया। किस में आ गया, ये इंट में आ गया, और वो स्टोर किस में हो गया, ए में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बोला, हाउ डू यू रीड एन इनपुट फ्रॉम एन यूजर इन पाइथन टू बी यूज एज अ इंटीजर इन द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। इनपुट फंक्शन के थ्रू यूजर से इनपुट लेते हैं और उसे इंटीजर्स की तरह पढ़ने के लिए इंट फंक्शन का यूज करेंगे। अब कुछ बेनिफिट्स क्या है, पाइथन क्या है, पहले तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप जावा में पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे ही ये भी ओप्स पे बेस्ड है। दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि इसमें इनकैप्सुलेशन, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसमें इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, क्लासेस का यूज़ किया जाता है। हाई लेवल यानी कि ये उसमें प्रोग्रामिंग की गई है, या इसके ये वो फीचर अलाउ करता है जिसे ह्यूमन आसानी से समझ सके। इंटरप्रेटेड है यानी कि इंटरप्रेटर का इसे यूज़ किया जाता है आपके लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड विच अलाउ फॉर एन ईजियर डीबगिंग एंड कोडेड डेवलपमेंट। देखो पाइथन इंटरप्रेटेड होता है यानी कि ये लाइन टू लाइन चेकिंग करता है, जो भी आपका प्रोग्राम लिखा होता है, सपोज ये प्रोग्राम लिखा हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसको पहली लाइन को चेक करेगा, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में, और सीपीयू से एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि लाइन टू लाइन चेकिंग करता है। जब लाइन टू लाइन चेकिंग करता है तो इसकी वजह से डीबगिंग आसान होती है। डीबग मतलब एरर फाइंड आउट करना और उसे करेक्ट करना, और ये कोड डेवलपमेंट में भी आसान रहता है। ठीक है, पाइथन पोर्टेबल होता है अक्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि पाइथन जो है वो बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है, यानी कि उन पे ये वर्क कर सकता है। जैसे आप विंडोज़ पे पाइथन का कोई भी प्रोग्राम रन करा सकते हैं, उबंटू पे, लिनक्स पे, कहीं पे भी, तो इसलिए ये पोर्टेबल एंड इंटरेक्टिव, अलाउ रियल टाइम कोड एंड एग्जीक्यूशन एंड टेस्टिंग। ये इंटरेक्टिव है यानी कि आप रियल टाइम कोड एंड एग्जीक्यूशन और टेस्टिंग भी करा सकते हैं।
ठीक है। पाइथन जो है डायनेमिकली टाइप होता है, यानी कि डायनेमिकली टाइप का मतलब होता है आपको किसी भी वेरिएबल का पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि आप इसको समझो, सपोज मैंने लिखा ए, अब सपोज मैं लिखती हूँ ए इनपुट, यानी कि मैंने इसका कोई डेटा टाइप पहले से डिक्लेयर नहीं करा है। अब मैं इसमें जिस तरह की भी वैल्यू इनपुट करूंगी, मैं चाहे तो इसमें इंट टाइप की वैल्यू इनपुट करा लूँ, मैं चाहे तो इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इनपुट करा लूँ, मैंने पहले से कोई डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करा है। आप जिस तरह की वैल्यू इनपुट कराना चाहोगे इसमें उसी तरह की वैल्यू इनपुट हो जाती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डायनेमिकली टाइप, यानी कि आपको पहले से डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो एब्स्ट्रैक्ट करता है लो लेवल डिटेल को, यानी कि जो अंदर की डिटेल्स होती हैं उन्हें हाइड करता है यूजर से। क्योंकि देखो, अच्छा इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप फेसबुक देखते हो या इंस्टाग्राम देखते हो, इंस्टाग्राम पे लाइक बटन होता है, मतलब वो हार्ट वाला होता है, या कमेंट बटन्स होते हैं, तो वो कैसे वर्क कर रहे हैं वो नहीं, आपको सिर्फ एक इंटरफेस दिख रहा होता है जिन पे आप लाइक या कमेंट्स कर सकते हो। यानी कि जो लो लेवल डिटेल्स हैं उनको हाइड किया जाता है ताकि यूजर फ्रेंडली बन सके। पाइथन एक ओपन सोर्स है, क्योंकि पाइथन को आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई लाइसेंस लेने के लिए या कोई भी मनी देने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। पाइथन इज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। देखो, आपने पाइथन के कोड देखे होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। पाइथन एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है, यानी कि देखो अगर बात की जाए, अगर आप लोग सी पढ़ के आए होंगे तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए आपको पहले हेडर फाइल्स लिखनी है, फिर एक मेन फंक्शन लिखना है, फिर आपको इनपुट लेना, मतलब बहुत लेंदी होता था एक प्रोसीजर। लेकिन यहाँ पे इतना कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और ये बेस्ट चॉइस है बिगिनर इवन एक्सपीरियंस प्रोग्रामर के लिए। यानी कि जिसको थोड़ी सी नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है, वो भी पाइथन को आसानी से सीख सकता है, और एक्सपीरियंस के लिए इसलिए बेटर है क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छी डिटेल में उस काम को कर पाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इन सम लैंग्वेज एवरी स्टेटमेंट एंड विथ सेमीकोलन। यानी कि आपने सी प्रोग्रामिंग में देखा होगा कि प्रिंटफ यूज करते थे, इसके अंदर कुछ भी लिखने के सेमीकोलन लगाते हैं, या आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता था। लेकिन आपने पाइथन में थोड़ा सा भी आइडिया हो तो कहीं पे भी देखो, यहाँ पर पीछे देखो, इस वाले में कहीं पे भी सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। तो अगर हम लगाएं तो क्या होगा, तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, प्रिंट हाई सेमीकोलन, प्रिंट बाय सेमीकोलन, प्रिंट हेलो। ठीक है। तो सेमीकोलन इन पाइथन सिग्निफाई द सेपरेटर रेदर देन टर्मिनेशन। यानी कि जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन का मतलब होता था कि स्टेटमेंट एंड हो गया, टर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलर लाइन। यहाँ पे रेदर देन टर्मिनेशन ये सेपरेटर की तरह वर्क करता है, यानी कि प्रिंट हाई आगे प्रिंट हो जाएगा बाय हेलो, यानी कि ये एक तरह से वर्क करता है। दिस इज बिलोंग टू अ सेकेंड लाइन, दिस इज बिलोंग टू द सेकेंड लाइन। तो ये कोई एरर प्रोड्यूस नहीं करता, ये एज अ टर्मिनेशन की जगह सेपरेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। तो देखो, ये एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं पाइथन में, ये कुछ अर्थमेटिक या लॉजिकल कंप्यूटेशंस को करने के लिए बनाए जाते हैं। देखो ऑपरेटर्स क्या हैं, अगर आप ऐसे देखे जाए, दिस इज एन ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या है, एक ऑपरेटर है, और दिस इज एन ऑपरेंड। ऑपरेटर क्या, एक सिंबल है जो बताता है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ऑपरेंड क्या है, वो वैल्यूज हैं जिन पे वो ऑपरेशन परफॉर्म होना है, जो कि ऑपरेटर के थ्रू बताया जा रहा है। एन ऑपरेंड इज अ वैल्यू दैट द ऑपरेटर नीड टू कंप्लीट अ टास्क, किसी भी टास्क को कंप्लीट। एक प्लस है, प्लस एक सिंबल है, ये एक ऑपरेटर है, इसका काम है एडिशन करना, पर एक किन पे एडिशन करेगा, ऑपरेंड पे एडिशन करेगा। इतनी तरह के अर्थमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप और स्पेशल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं मेंबरशिप और आइडेंटिटी, ये दोनों स्पेशल ऑपरेटर भी कहलाते हैं, दूसरा नाम है। ये सारे ऑपरेटर जो हैं पाइथन के अंदर आते हैं, एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, पहला होता है, इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस, दिस इज मल्टीप्लाई।
दो नंबर को ऐड करा, 6, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करा 2, 2 नंबर की मल्टीप्लाई करी 15। ठीक है, फिर आता है डिवाइड, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट। डिवाइड, अगर आप 50 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 25। अब आएगा मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब है अगर आपने 21 को 2 से मॉडुलस करोगे, 2 1 जा 2 बचा 1। अब यहाँ 0 लगाओगे है ना, पॉइंट के बाद आप कुछ नहीं चला सकते, तो जो इंटीजर टाइप कटने के बाद जो वैल्यू बचेगी दैट्स कॉल्ड रिमाइंडर। तो यानी कि जो आपका डिवाइड होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है क्वोशिएंट, मॉडुलस प्रोवाइड करता है रिमाइंडर। अब अगला आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है जैसे इससे करते हैं, यानी कि 10 की पावर 3, तो यहाँ पे लिखा जाता है 10 की पावर 3, यानी कि 10 की पावर 3 होता है 1000। तो बिल्कुल ही सेम बिहेवियर करता है। ठीक है, अब देखो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है अभी पिछली बार, डिफरेंस बिटवीन डिवाइड एंड दिस इज कॉल्ड डिवाइड एंड दिस इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। ठीक है, ये डिवाइड होता है और ये फ्लोर डिवीजन होता है। अब इसमें डिफरेंस समझना, सबसे पहले 7 डिवाइड 3 और 7। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने कहा साथ साथ ही समझा देती हूँ। अगर आप डिवाइड करते हो 3 1 जा 3 2 जा 6, बचा 1 पॉइंट, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि जो यहाँ पे डिवाइड है, अगर कोई नंबर पूरा कट रहा है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू दे देगा, लेकिन अगर कोई नंबर पूरा नहीं कट रहा है तो वो जितनी बार कट रहा है, मतलब 2.3333, यहाँ पे ऐसा नहीं होता सी प्रोग्रामिंग की तरह कि दोनों नंबर अगर इंटीजर है, यहाँ पे ये वैल्यू देगा 2.3333, लेकिन जो फ्लोर डिवीजन होता है वो क्या करता है, इट डिवाइड 2 नंबर एंड राउंड टू द नियरेस्ट इंटीजर नंबर, यानी कि ये आउटपुट क्या देगा 2 देगा, यानी कि 2.33 की जगह इंटीजर बार जितना कट रहा होगा उतना कटने के बाद ये आपको क्वोशिएंट प्रोवाइड कर देगा। अब देखो समझना, मॉडुलस इंटीजर बार कटने के बाद जो रिमाइंडर मिलता है वो प्रोवाइड करता है। डिवाइड क्या करता है, जितनी बार कट रहा है, चाहे पॉइंट लगने के बाद कट रहा हो या इंटीजर बार। देखो जब 2 को आपने 50 को 2 से डिवाइड करा, ये 25 बार पूरा कट गया, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर आप 7 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो 3 2 जा 6 1, 2.333 बार कटता रहा, तो जितनी बार कटता रहा इसका आंसर आएगा 2.33। यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आप 7 डिवाइड 3 करोगे तो 2.333333 ये आंसर है। लेकिन अगर आप फ्लोर डिवीजन करोगे तो ये इंटीजर टाइप जो नियरेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, इसलिए इसे बोला जाता है फ्लोर डिवीजन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके कवर हो गए। अब अगला चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर या इसे बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, है ना, RELAT। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर। अब देखो मैंने ये सारे ऑपरेटर्स हैं, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू क्या है 12 है। अब इनको रिलेशनल ऑपरेटर कैसे कहते हैं, देखो इसे बोलते हैं इक्वल टू। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? क्या 10 जो है वो इक्वल है 12 के? नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। क्या x बड़ा है 5 से? क्या 10 बड़ा है 12 से? नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। हैश एज अ कमेंट यूज होता है यहाँ पे। क्या x छोटा है y से? लेस देन। क्या 10 छोटा है 12 से? कंडीशन ट्रू, ट्रू प्रिंट हो गया। क्या x बड़ा या इक्वल है? x ना तो बड़ा है ना ही इक्वल है, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। क्या x जो है लेस देन इक्वल टू y है? क्या 10 इज लेस देन इक्वल टू 12 है? कंडीशन ट्रू हो गया, इसे बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ था नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। y की वैल्यू क्या है आपकी? y की वैल्यू है आपकी 12, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। देखो ये होता है इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होनी
चाहिए। ये आपके सारे क्या हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। अब अगला आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करने के लिए। जो आप मैथ्स में इक्वल टू बोलते हैं उसे हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। यानी कि 10 असाइन हो गया ए को, इसे आपने प्रिंट कराया तो वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट 10। अब यहाँ पे एक चीज देखना, a प्लस इक्वल टू 10 का मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 10। जब ये दोनों चीजें सेम होती हैं तो इसका शॉर्ट एंड क्या होता है, प्लस इक्वल टू। तो यानी कि a की वैल्यू क्या है 10, 10 में 10 प्लस करा तो क्या हो गया 20। आपने 20 को क्या कर दिया, प्रिंट, डबल कोट्स में जो लिखा है वो एज इट इज हो गया, 20 प्रिंट हो गया। अब a इक्वल टू a मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 का मतलब क्या होता है, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10। a की वैल्यू क्या हो चुकी थी 20, करंट वैल्यू क्या हो चुकी थी भाई, देखो a की वैल्यू सबसे पहले थी 10, यहां पे लिखते हैं a की वैल्यू सबसे पहले थी 10, ठीक है। अब यहां क्या हो गई थी इसके बाद 20। अब फिर से करा तो क्या होगा, a की वैल्यू है 20, 20 मल्टीप्लाई 10 200, यानी कि 200 प्रिंट करा दी। अब दूसरी वैल्यू ली b की वैल्यू है 5। अब देखो जब आप डिवाइड करोगे, इसका मतलब क्या है, b इक्वल टू b डिवाइड 2 है ना, 2 2 जा 4 बचा 1, 0.5 2.5। तो अगर ये डिवाइड है इसकी वजह से क्या आ गया, आपकी डेसिमल वैल्यू भी प्रिंट हो गई। अब क्या है, फ्लोर डिवीजन, यानी कि 2.5 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से, 2 1 जा 2, फिर इसके बाद पॉइंट लगेगा तो यानी कि 1.0 आ गया। यानी कि आपकी वैल्यू इसने क्योंकि भाई देखो ये क्या था, पॉइंट इन फ्लोट टाइप की वैल्यू थी, फ्लोट टाइप की वैल्यू को आपने 2 से डिवाइड किया, पर आना चाहिए था 1.25 समथिंग आना चाहिए। देखो अगर आप पूरा डिवाइड करोगे 2.5, 2 1 जा 2, 0.5 2 2 जा 4, मतलब इस तरह से 1.25 समथिंग आना चाहिए था। लेकिन ये क्या है, फ्लोर डिवीजन, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू उसने सिर्फ दे दी। फिर आप इसके बाद मॉडुलस करोगे, तो जब आप मॉडुलस करोगे b की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 1, ठीक है। जब आप करोगे तो क्या आ गया, 1 1 ही आ गया। फिर इसके बाद आप जो करोगे क्या करोगे, एक्सपोनेंट करोगे, तो z की वैल्यू क्या है 6, 6 का एक्सपोनेंट करोगे क्या आ गया 36। तो आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ नहीं है, बस a इक्वल टू a मल्टीप्लाई 6 को हम लिख देते हैं a मल्टीप्लाई इक्वल टू 6। आप और ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड डिवाइड, दिस इज कॉल्ड फ्लोट डिवीजन। आप जब आप फ्लोट टाइप के साथ कर रहे थे तो यहाँ पे फ्लोट के साथ जब आप डिवाइड करोगे 2.5 को, तो वो रहेगा तो फ्लोट टाइप का ही है ना। बस क्या होगा, जो 2.5 को अगर आप डिवाइड करते 2 से तो 1.25 समथिंग आता, तो 25 को हटा के इसने क्या लिख दिया 1.0। ऐसे ही जब आप मॉडुलस करोगे तो यहाँ पे आप फ्लोट टाइप से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन बस जब आप डिवाइड करोगे तो वो जो है पॉइंट वाली वैल्यू हटा देता है, पर इंटीजर पार्ट डिवाइड होने के बाद जो वैल्यू आती है उसे हम लिख देते हैं, ठीक है। आपका ये हो गया। अब अगले आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। देखो, और एक चीज जो बच्चों को कंफ्यूज हो, जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो ज्यादातर इंटीजर के साथ यूज करते हैं, पाइथन अलाउ कर देता है कि आप उसे फ्लोट के साथ भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी आपकी 1.0 आई थी, है ना। आपने 1.0 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो वो कटेगा तो नहीं, 0 पॉइंट आ जाएगा, तो 1.0 का 0 ही ऐसा रिमाइंडर शो हो जाएगा। अब अगला आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ये जो है डिसीजन लेने में मदद करते हैं किसी भी कंडीशन पे। एक होता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। एंड के लिए एंड सिंबल यूज होता है, और के लिए और, इसके लिए नॉट, और इसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एंड और नॉट, ठीक है। अब
एंड का मतलब है दोनों या जितनी भी कंडीशन दे रखी है वो सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू, टू गेट एन आउटपुट ट्रू। और का मतलब है जितनी अवेलेबल कंडीशन उनमें से सिर्फ एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। और का मतलब कोई भी एक, दोनों हो तो बहुत ही अच्छा है, पर एक कंडीशन तो ट्रू होनी ही चाहिए। नॉट का मतलब है अगर यस है तो नो, नो है तो यस। अब देखो सपोज क्या एक है x और एक है y, क्या 10 बड़ा होता है तो कंडीशन क्या होगा, ये क्या आएगा ट्रू। क्या 20 छोटा होता है, ये हो गया फॉल्स, ये आपको पता है। अब देखो सिंगल कोट्स में जो भी लिखा हुआ एज इट इज हो जाएगा, x एंड y इज, x एंड y, x का क्या आउटपुट आ रहा है ट्रू, इसका क्या आ रहा है फॉल्स, तो ये ट्रू है ये फॉल्स है। एंड के लिए दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए ट्रू, तो आउटपुट क्या आ गया फॉल्स। x और y तो डबल कोट्स में तो एज इट इज शो हो गया, x क्या है ट्रू है, ये क्या है फॉल्स, कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए तो क्या आ गया ट्रू। अब क्या लिखा है x, पहले देखो नॉट x एंड y, x क्या है ट्रू है, y क्या है फॉल्स, इनके बीच एंड है तो आउटपुट क्या आना चाहिए फॉल्स, ये फॉल्स आ रहा है। नॉट का मतलब है अगर फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, तो क्या आ गया ट्रू। डबल कोट्स में क्या लिखा है वो एज इट इज शो हो जाएगा। अब अगला आता है आपके बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर यूज इन पाइथन टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बाइनरी न्यूमरल्स या बिट पैटर्न्स पे परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ये बिट बाय बिट ऑपरेट होते हैं, एक तो होता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर। बिटवाइज एंड के लिए ये सिंबल यूज होता है, इसके लिए ये सिंबल यूज होता है, इसके लिए ये सिंबल होता है, इसके लिए ये से लेफ्ट शिफ्ट, दिस इज राइट शिफ्ट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको याद आए। देखो बाइनरी में कैसे लिखते हैं, किसी की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे ही आप कितना भी लिख सकते हैं। किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 2, 2, 2 की पावर 2, 4, 8, 16, ऐसे ही अप टू लिख सकते हैं। अब सपोज आपने लिखा यहाँ पे 3 को आप बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1 3, बाकी सब जगह क्या लिख दो 0। अगर आपको लिखना है 8 तो 8 कहाँ आ रहा है 1, बाकी सब जगह क्या लिख दो 0 लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आप बाइनरी में लिखते हैं। अब देखो पहले ये टेबल देख लो, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। 0 आपने 2 लिखे, 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई मतलब होता है बिटवाइज एंड, यानी कि दोनों बिट्स क्या होनी चाहिए 1 टू गेट एन आउटपुट 1। दोनों बिट क्या है 0 0, एक बिट 0 एक बिट 1 0, एक बिट 1 एक बिट 0 0, दोनों बिट 1 होगी तो ही आउटपुट क्या आएगा 1 आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट करता है और, कोई भी एक बिट 1 होगी तो आउटपुट 1 आएगा, दोनों ही बिट 0 होगी तो ही आउटपुट 0 आए, दोनों ही बिट 0 है तो 0 आया, एक बिट 1 एक बिट 1 दोनों बिट 1 तो आउटपुट क्या आ गया 1। एक्सॉर का मतलब क्या होता है, एक्सॉर मतलब अगर दोनों बिट सेम है, यानी कि अगर दोनों ही बिट 0 है या दोनों ही बिट 1 है तो आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अगर 0 है x में तो 1 आ गया, 0 है तो 1 आ गया, 1 है तो 0 1 है तो 0, ऐसी इसका कॉम्प्लीमेंट। 0 है तो 1 0, ये क्या है 0 है तो सॉरी y है ना, 0 है तो 1 1 है तो 0 0 है तो 1 1 है तो 0, ये हो गया। अब आपका एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं 10। देखो सबसे बात समझो कि एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं 8 बिट में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, किसी की भी पावर 0 1
2 4 8 16 32 64 128। गिन लो 2 की पावर 5, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। अब 10 को बाइनरी में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 8 प्लस 2 हो गया 10, बाकी सब जगह 0। 4 को लिखोगे तो 4 यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है 1, बाकी सब जगह 0। अब मुझे क्या परफॉर्म करना है, 10 एंड 4। 10 एंड 4 का मतलब होता है कि दोनों बिट्स 1 होनी चाहिए टू गेट एन आउटपुट। दोनों बिट 0 0, दोनों बिट डिफरेंट है, दोनों बिट 1 नहीं है 0, 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 तो सब जगह 0 आ जाएगा। देखो इसमें सिर्फ 1 कहाँ आया था, जब दोनों बिट क्या थी, 1 थी, तो ये आपका कवर हो गया। अब अगला आपने 10 और 4 को क्या लिख लिया, बाइनरी में लिख लिया। अब क्या है, और यानी कि कोई भी एक बिट भी 1 होगी तो आउटपुट 1 आएगा, सिर्फ दोनों ही बिट 0 होंगी। दोनों बिट 0 हैं तो 0, एक बिट 1 है 1, एक बिट 1 है 1, एक आप ऐसे देखते हो, एक बिट 1 है 1, दोनों बिट 0 है 0, दोनों बिट 0 है 0, दोनों बिट 0 है 0, दोनों बिट 0 है 0। अब ये क्या है, एक्सॉर 10 और 6। देखो सबसे पहले 10 को लिखा 8 प्लस 2, और यहाँ पे क्या है 6, यानी कि 4 प्लस 2 6। अब 10 एक्सॉर 6, तो अब देखो 10 एक्सॉर 6, दोनों बिट सेम 0, दोनों बिट सेम 0, दोनों बिट डिफरेंट 1, दोनों बिट डिफरेंट 1, दोनों बिट सेम 0, दोनों बिट सेम 0, दोनों बिट सेम 0, यानी कि दोनों बिट अगर या तो 1 है या 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। अब आता है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो 10 को आपने बाइनरी में लिखा 8 प्लस 2 10। अब 10 का कॉम्प्लीमेंट 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1, तो ये आपका बन गया। अब अगला आया लेफ्ट शिफ्ट, दिस इज राइट शिफ्ट। इसका एक फॉर्मूला होता है, सपोज ये एक नंबर है, इसको आपको शिफ्ट करना है एन टाइम, तो आपको फॉर्मूला लिखना है 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर n। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बिट्स you want to shift। ठीक है, अब देखो सपोज मेरा नंबर है 10, 10 कितने बिट शिफ्ट करना है, 1 बिट, तो कितना आना चाहिए, 20। तो अब देखो पहले शिफ्ट करते हैं फिर आपको दिखाऊंगी, 20 ही बना है। देखो 10 लिखा हुआ है तो 10 किसे लिखा जाएगा, 8 प्लस 2 10। अब मैंने क्या करा, लेफ्ट शिफ्ट करा, तो ये वाली बिट तो लॉस्ट हो गई, दिस बिट इज लॉस्ट। ये लिखा है वो नंबर, ये बता रहा है कितने बिट शिफ्ट करना है, मुझे 1 बिट शिफ्ट करना है, तो ये बिट यहाँ आ गई, ये बिट लॉस्ट हो गई, ये बिट यहाँ आ 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 गई। अब आप ये मत देखना कि यहाँ 0 लॉस्ट हुआ तो इधर 0 आए, कुछ भी लॉस्ट हो इधर, हमेशा यहाँ पर आप 0 ही ऐड करते हो एज एन एक्स्ट्रा बिट। अब देखो ये कितना आ रहा है, 16 प्लस 4 कितना हुआ, 20, और यहाँ आंसर क्या निकला था, 20। सपोज आपसे बोला जाता कि मुझे 10 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 3 बिट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 बिट, तो आप क्या 3 बार करोगे, रेदर देन ऐसा करने की जगह आप करोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या था, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर आएगा 80। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब अगला चलते हैं आपका राइट शिफ्ट, यानी कि इधर की साइड शिफ्ट करना। नंबर है 10, 10 को आप कितना करना है, राइट शिफ्ट। देखो ये तो हो गया लॉस्ट, है ना,
ये रब कर देती हूँ ताकि ये लॉस्ट हो गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, 0। अब अगर राइट शिफ्ट करना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है वो नंबर, अगर मुझे x को शिफ्ट करना है n तो आता है x डिवाइड बाई 2 की पावर n। नंबर क्या है 10, 10 को 2 से डिवाइड 2 की पावर 1 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5। अगर पॉइंट में वैल्यू आ रही होती तो पॉइंट को हटा देते हैं तो कितना है 5। तो देखो कितना बनेगा 4 + 1 5। ठीक है, ये चीज समझ आए। अगर आपको राइट शिफ्ट करना क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 10 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 9 टाइम, तो 9 बार थोड़ी करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि वो नंबर मल्टीप्लाई 2 की पावर n। और अगर पॉइंट में आता, जैसे सपोज 5 है, अगर मुझे 2 बार शिफ्ट करना होता तो कितना होता 2 की पावर 2 यानी कि 10/4 आता। तो आप करते 4 2 जा 8 बचा 2, बस 2 आंसर आता, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो ये आपका हो गया, ये लॉस्ट। तो ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर खत्म होते हैं। अब इसके बाद आपका आता है मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये आपके बस 2 ऑपरेटर बचते हैं इसके बाद, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी। ठीक है, so membership operator mainly used to find out whether a value or variable is present in a sequence or not। यानी कि कोई भी वैल्यू या वेरिएबल पर्टिकुलर स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, सेट या डिक्शनरी इनमें से किसी से बिलोंग करता है या नहीं। 2 मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होते हैं, एक तो इन और एक नॉट इन। सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई 1 2 3 4 5, दिस इज अ लिस्ट। मैंने ये चेक करा बी की वैल्यू क्या है मेरी 2 है, मैंने चेक करा क्या 2 इस लिस्ट से बिलोंग करता है। इफ बी इन लिस्ट, इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है जो चेक करेगा क्या बी की जो भी वैल्यू है क्या वो इस लिस्ट से बिलोंग करती है, बी इन लिस्ट। क्या 2 इस लिस्ट से बिलोंग करता है, ये चेक करेगा। हाँ 2 1 से बिलोंग करता है, नहीं 2 2 के इक्वल है, यस, तो प्रिंट क्या हो जाएगा प्रेजेंट। अगर सपोज बी की वैल्यू होती लेट 9 है ना, लेट मैं मानती हूँ बी की वैल्यू होती 9, तो 9 क्या लिस्ट से बिलोंग करता है, नहीं, तो क्या आउटपुट आ जाता है नॉट प्रेजेंट। अब ऐसे ही एक दूसरा ऑपरेटर है नॉट इन, यानी कि ये तो चेक करता है या नहीं, ये चेक करता नहीं है, यानी कि ये तो, अब देखो ये चेक करेगा अगर है तो ये प्रेजेंट प्रिंट करेगा। अब देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, नॉट प्रेजेंट, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। अब देखो अब देखो एक लिस्ट दे रखी है, बी की वैल्यू 2 है, क्या बी नहीं प्रेजेंट है लिस्ट में, आउटपुट क्या आएगा प्रेजेंट, क्योंकि उस टाइम पे क्या चलेगा, ये क्या चेक कर रहा है बी नॉट इन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला पोर्शन चलेगा। यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई यानी कि अगर लिस्ट में प्रेजेंट होगा तो इफ वाला पोर्शन चलेगा, नहीं तो एल्स वाला यहाँ पे पोर्शन चलेगा। ठीक है, ये चीज समझ आई। यहाँ पे लिस्ट दे रखी है बी की वैल्यू 2, बी नॉट इन लिस्ट, बी क्या लिस्ट में नहीं है, तो क्या आ गया एल्स वाला पोर्शन चला। या इसको एक एग्जांपल के थ्रू ले लो, यहाँ पे हाय है, यहाँ पे हेलो है। अगर बी इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये कंडीशन ट्रू है तो हेलो प्रिंट होगा, नहीं तो हाय प्रिंट होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ये इसका उल्टा है, ये तो चेक करता है कि है, ये चेक करता है कि नहीं है। ठीक है, अब अगला है आइडेंटिटी ऑपरेटर।
ठीक है। देखो कई बार मैं एक चीज बताती हूँ, मेंबरशिप ऑपरेटर कई बार आ जाता है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये 2 मार्क्स में बोलता है मेंबरशिप, यानी कि ये चेक करता है कि अब बी इस लिस्ट का पार्ट है, ये चेक करता है कि अब बी इस लिस्ट का पार्ट नहीं है। नॉट इन का मतलब है इसका पार्ट नहीं होना चाहिए, पर ये तो इसका लिस्ट का पार्ट है, तो इफ पार्ट नहीं चलेगा, चलेगा कौन सा, एल्स वाला पार्ट। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्यों यूज होते हैं, ये कंपेयर करते हैं क्या दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक वेरिएबल भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, आपकी डिक्शनरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्या दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं सेम डेटा टाइप के हैं, क्या वो सेम मेमोरी लोकेशन पे। अब सेम मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। सपोज मेरे पास ये मेमोरी है, यहाँ पे कोई एड्रेसेस पड़े होंगे 11001, एक्स को मैंने एक नाम दिया और यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर दी। अब दूसरा वेरिएबल है y, इसमें भी वैल्यू क्या है 5 ही है, तो रेदर देन पाइथन जो है अलग से कोई भी मेमोरी लेने की जगह इसको ही नाम दे देता है y। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन में जैसे लिस्ट है उसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन वेरिएबल में ऐसा होता है। बट क्या ऐसा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपके पास 2 चीजें, 2 फंक्शन अब है। देखो टाइप फंक्शन क्या बता रहा है कि दोनों क्या है, सेम टाइप के हैं, एक्स भी इंट टाइप का है, वाई भी सेम टाइप का है। बट मेरे पास क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो ये बता सके कि जो मेरे पास जो एक्स और वाई है वो दोनों क्या सेम एड्रेस पे है, सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। हाँ है, मेरे पास आईडी नाम का एक फंक्शन है जो बताता है कि दोनों एक्स एंड वाई सेम मेमोरी लोकेशन पे ही स्टोर है। देखो 130590920509 दोनों का एड्रेस क्या है, सेम है। अब ये लिखा हुआ है इंटीजर में, पर कंप्यूटर में दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे। तो इस किस लिए यूज होता है, अगर मैंने लिखा x इज y, ये रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू। इसका मतलब होता है कि जो x है और y है दोनों सेम डेटा टाइप पे हैं और कंप्यूटर के सेम मेमोरी लोकेशन पे ही स्टोर है। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब इज नॉट का मतलब होता है इसका उल्टा। देखो सबसे पहले एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, इस ऑपरेटर क्या होता है, ये रिटर्न करता है ट्रू अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन पे होते हैं, यानी कि भाई डेटा टाइप भी सेम होता है, सेम मेनली सेम मेमोरी लोकेशन, क्योंकि डेटा टाइप तो आप देख के बता सकते हो कि दोनों हैं, तो इस ऑपरेटर तब रिटर्न ट्रू करता है। अब मैंने 2 वेरिएबल लिए num1 एंड num2, अगर मैंने लिखा num1 इज num2, यानी कि देखो ये दोनों सेम टाइप के तो आपको दिख रहे हैं लेकिन सेम ही मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं वेरिएबल, इसलिए इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। लेकिन अगर मैं लिखती हूं num1 इज नॉट कब ट्रू होगा, इज नॉट तब ट्रू होगा जब दोनों सेम मेमोरी लोकेशन से क्या कर रहे होंगे, नहीं प्रेफर कर रहे होंगे। देखो रिटर्न फॉल्स इफ बोथ रिफर टू सेम मेमोरी लोकेशन एल्स रिटर्न ट्रू, यानी कि इज नॉट उल्टा है नॉट का, इज नॉट तब रिटर्न ट्रू करेगा जब दोनों सेम मेमोरी लोकेशन से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, और या फिर कह सकते हैं फॉल्स तब रिटर्न करेगा जब दोनों सेम मेमोरी लोकेशन से रिटर्न कर रहे होंगे, यानी कि बिलोंग कर रहे होंगे। num1 आपको दे रखा ये num1 इज नॉट num2, भाई देखो num1 एंड num2 का डेटा टाइप भी सेम है और अभी आपको आईडी के थ्रू बताया था कि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, इसलिए क्या आ गया फॉल्स। अब मैंने 2 लिस्ट बनाई, लिस्ट 1 लिस्ट 2, यानी कि दोनों लिस्ट टाइप की और इनके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो भी सेम दिख रही है। ठीक है, और लिस्ट 1 की वैल्यू मैंने लिस्ट 3 में डाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने देखा क्या लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, यानी कि ये दोनों सेम मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है, पर रिटर्न क्या आ रहा है, फॉल्स, यानी कि ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन से बिलोंग नहीं करते हैं। यानी कि जो पाइथन है वो वेरिएबल्स को, जैसे सपोज मेरे पास वेरिएबल है num1, इसको स्टोर कर रहा है 5, यहीं पे वो num2 दे देता है, यानी कि सेम मेमोरी लोकेशन पे ही दोनों को स्टोर करता है। मतलब रेदर देन 2 जगह स्टोर करने की जगह num1 का जहां टैग है वहीं पे num2 का भी टैग हो जाता है। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिस्ट अगर 210 एड्रेस पे स्टोर है तो लिस्ट 2 अलग एड्रेस पे स्टोर होगी, इसलिए इस पे क्या हो गया फॉल्स। और लिस्ट 1 इज नॉट लिस्ट 2, इस पे क्या आ गया
ट्रू। यानी कि इन शॉर्ट कह सकते हैं इज ये चेक करता है क्या दो वेरिएबल या दो ऑब्जेक्ट या दो लिस्ट या दो टपल सेम मेमोरी लोकेशन और सेम डेटा टाइप के। अब आप दो लिस्ट की बात कर रहे हो तो दोनों सेम टाइप के होंगे ही होंगे, इम्प्लिसिट सी बात है, बट क्या वो सेम मेमोरी लोकेशन से बिलोंग करते हैं? लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता, वेरिएबल के केस में ऐसा होता है। इसलिए जब आपने इज लिखा वेरिएबल के नाम पे वहां ट्रू हो गया, लेकिन लिस्ट के नाम पे क्या आ गया? फॉल्स आ गया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है दैट्स कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। भाई ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि अगर एक एक्सप्रेशन है उसमें डिफरेंट प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हैं तो इसमें से कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा ये बताता है प्रेसिडेंस। यानी कि जिसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी पहले वो परफॉर्म होगा। यानी कि पहले परफॉर्म होगा क्या होगा? 60 प्लस 5 क्या हो गया? 65। लेकिन अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर सेम प्रेसिडेंस के ही ऑपरेटर हैं, जैसे कि 20 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो देखो मल्टीप्लाई दोनों सेम है, ना तो कोई ज्यादा है ना कोई अलग है। तो अब इन दोनों में से पहले कौन सा परफॉर्म होगा ये बताता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट भी होती है, राइट टू लेफ्ट भी होती है। मल्टीप्लाई की लेफ्ट टू राइट होती है, तो पहले कौन परफॉर्म होगा? मल्टीप्लाई परफॉर्म होगा, ये वाला, और फिर ये। ठीक है, यानी कि इन प्रेसिडेंस ऑपरेटर हैव डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेसिडेंस विच डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच दे आर इवैल्यूएटेड। व्हेन मल्टीपल ऑपरेटर आर प्रेजेंट इन एन एक्सप्रेशन देन वन विद द हायर प्रेसिडेंस इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। यानी कि जब एक एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट तरह के ऑपरेटर होते हैं जिनके डिफरेंट प्रेसिडेंस है, तो जिसकी प्रेसिडेंस पहले ज्यादा है पहले उसे परफॉर्म किया जाएगा, देन उससे कम वाले को, देन उससे कम वाले को, एंड सो ऑन। लेकिन किसी किसी केस में सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर होते हैं, उस टाइम क्या करें? उस टाइम पे एसोसिएटिविटी रोल प्ले करती है, और उस टाइम पे उसका इवोल्यूशन डिपेंड करता है कि भाई वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है कोई ऑपरेटर, या राइट टू लेफ्ट, जैसे ये होता है लेफ्ट टू राइट। अब देखो ये टेबल है, इसको एक बार एटलीस्ट गो थ्रू जरूर कर लेना क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंट एक्सपोनेंट की होती है, उसके बाद इसकी होती है। इन जो एक ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं इनकी मल्टीप्लाई, फ्लोर, डिवीजन, डिवाइड एंड मॉडुलस, इनकी प्रेसिडेंस सेम होती है। अब देखो एग्जांपल देखो, अगर ये दे रखा है एक एक्सप्रेशन, इसके अंदर इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, अब कैसे पता चलेगी कौन पहले परफॉर्म होगा? पता चलेगा एसोसिएटिविटी। इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, तो लेफ्ट से चलते वक्त चाहे पहले मॉडुलस आए या पहले डिवाइड आए, जो पहले आएगा पहले ये परफॉर्म होगा, देन जो इसका आंसर आएगा उसके साथ ये परफॉर्म होगा। बट एक बार इस टेबल को गो थ्रू जरूर कर लेना। यहाँ ये मैंने सबकी एसोसिएटिविटी दे रखी है कि जैसे एक्सपोनेंट की होती है राइट टू लेफ्ट होती है, इसमें मॉडुलस, फ्लोर, डिवीजन इनकी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट होती है, प्लस माइनस की लेफ्ट टू राइट होती है, और शिफ्ट की लेफ्ट टू राइट होती है, बिटवाइज ऑपरेटर की लेफ्ट टू राइट होती है, ज्यादातर सबकी लेफ्ट टू राइट होती है। नॉट एक्स की राइट टू लेफ्ट है, और एक है ये वाला इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट टू लेफ्ट है, और एक इफ एल्स की राइट टू लेफ्ट है। तो यानी कि एसोसिएटिविटी तो देखो आपको आसानी से सबकी याद हो जाएगी, सिर्फ एक तो पॉजिटिव बिटवाइज नॉट नेगेटिव पॉजिटिव इनकी राइट टू लेफ्ट है, और एक असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट टू राइट है, और एक नॉट एक्स की, बाकी सबकी लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, और ये तो आसानी से बस ये टेबल याद कर लेना एक बार, है ना। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो याद भी कैसे? पहले एक्सपोनेंट आपको पता है कि सबसे ज्यादा इसके क्वेश्चन कम आता है, इसको याद कर लो, ये इससे कम है, फिर एंड और, एंड एक्सॉर और, एंड एक्सॉर और, नॉट एंड और, तो एक बार इन्हें एक बार पढ़ लेना। ठीक है, बुलियन एंड नॉट का मतलब है वही आपके लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट, ये मतलब वही है। बुलियन का मतलब क्या होता है? अगर आप लिखते हो 2 and 3, या फिर ऐसे लिखते हो ना 2 is greater than 3 and 4 is greater than 3, क्या 2 3 से बड़ा होता है? फॉल्स। या 4 3 से बड़ा होता है? ट्रू। बट इनके बीच में
दोनों ट्रू होने चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो यानी कि बुलियन नॉट, बुलियन एंड यही होते हैं, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल और लॉजिकल एंड। ठीक है, ये टेबल एक बार आप प्लीज ध्यान से एक बार गो थ्रू कर लेना, नजरों में निकाल लेना। क्यों कह रही हूं, अब देखो उसका रीजन। ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं AKTU में, ठीक है, उसी के बेसिस पे मतलब स्लाइड चेंज होके कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाओ। अब आपको दे रखा है कि इसको सॉल्व करना है, ये दिस इज द इक्वेशन और ABC की वैल्यू दे रखी है। अब आपको पता है सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी होती है? एक्सपोनेंट की। देखो ये टेबल दे रखी है, इस टेबल को इसलिए कहा है, देखो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट एक्सपोनेंट की होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोनेंट है ना। मैंने A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 5 और C की वैल्यू 10, ये सारा पुट कर दिया। अब सबसे पहले एक्सपोनेंट परफॉर्म होगा, क्या होगा? 5 की पावर 2 25, तो 3 एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया, इसको परफॉर्म किया, ये आंसर यहाँ आ गया, इसको एज इट इज लिख लिया। अब सेकंड जो होती है इसमें जो अवेलेबल है एंड है, ये क्या है? बिट वाइज एंड है ये लेफ्ट, ये है आपका लेफ्ट शिफ्ट, दिस इज फ्लोर डिवीजन। तो पहले क्या होगा? फ्लोर डिवीजन होगा, तो इसके बीच में फ्लोर डिवीजन होगा, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग चलेगा, तो आंसर क्या आ गया? 0। इसका आंसर आ गया निकल के 0। तो अब इसके बाद क्या बचा? ये तो एज इट इज आ गया, ये आ गया ये, अब इसके बाद ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसके बाद जो अगली होती है प्लस की होती है, तो यानी कि 0 + 10, आप खुद देखोगे यहाँ पे, आपको दिखाती हूं। लेफ्ट शिफ्ट से पहले जो प्रेसिडेंस होती है, देखो लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट से पहले किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है? प्लस की प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो ये टेबल प्लीज थोड़ा सा ध्यान लेके याद कर लेना। तो अब हम कहाँ थे? यहाँ। तो 0 + 10 क्या हो गया? 10 हो गया, ये एज इट इज पिक हो गया, ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। ठीक है, अब इसके बाद किसकी प्रेसिडेंस होती है? लेफ्ट शिफ्ट की। लेफ्ट शिफ्ट मतलब जो भी नंबर है उसे मल्टीप्लाई करो 2 की पावर n, कितने बिट शिफ्ट करना है? 10 टाइम, 2 की पावर 10 होते हैं 1024, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5120। ठीक है, अब इसके बाद है एंड और एक्सॉर। आपने जब इसका यानी कि इसको आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में और इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और इनके बीच एंड लोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, अब 0 0 0 0 1 2 4 8, अब इसका 5 लिखोगे, 4 + 1 0। अब इसका क्या करना है? एक्सॉर करना है, दोनों बिट डिफरेंट 1, दोनों बिट सेम 0, दोनों बिट डिफरेंट 1, दोनों बिट 0। तो 0 1 0 1 क्या होता है? 5, 5 का 5 आंसर आ जाएगा। जब आप किसी नंबर का 0 के साथ एक्सॉर करते हो तो वही आता है, 1 के साथ करते हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो यानी कि बस हाँ, आपको ये चीज करके देखनी पड़ेगी, 3 को 5120 को बाइनरी में लिख के, यानी कि उसका बाइनरी कन्वर्जन निकालेंगे। आपको कैसे आता है? मैंने वैसे भी सिखाया था और ऐसे भी आता है ना। 2 2 जा 4, बच्चा 1, 2 5 जा 10, 2 ऐसे करके आप निकाल लेंगे, या फिर आप 1 2 4 8 16 5120 का बाइनरी निकाल लेना, उसे 3 के साथ एंड करोगे तो 0 5 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द फॉलोइंग। ये आपको दे रखा है, इसमें A, B और C की मैंने वैल्यू पुट कर दी। A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 5 है, C की वैल्यू 10 है, यहाँ तक लिख दी। अब आपको दे रखा है सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस इसकी होती है, फिर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट की होती है, फिर ये है एक्सॉर की होती है। बट प्रेसिडेंस के साथ यहाँ पे एसोसिएटिविटी भी काम करेगी। इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, इसकी लेफ्ट टू राइट, इसकी भी लेफ्ट टू राइट। अब देखो मेरे पास 3 दे रखे, ये तो सबसे पहले क्या होगा? राइट वाले का होगा, तो यानी कि सबसे पहले इसको परफॉर्म होगा। 10 की पावर 3 1000, बाकी सारा एज इट इज लिखा गया। फिर इसके बाद इसको होगा 5 की पावर 2 25, बाकी सारा ऐसे लिखा जाएगा। फिर बचा ये 3 की पावर 2 ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? इसकी प्रेसिडेंस होती है लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट की। अब लेफ्ट से चलते वक्त पहले क्या आ रहा है? लेफ्ट शिफ्ट आ रहा है, तो 9 × 2 की पावर 2
4, 9 4 जा 36, 25 आ गए। अब 36 अपॉन 2 की पावर 25, 2 की पावर 25 कितना भी हो, देखो 36 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 5, 36 अपॉन 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 2 की पावर, बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा, क्योंकि पॉइंट में लेना नहीं है, डिवाइड करोगे जीरो आएगा। आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो, सपोज x नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करना है n टाइम, तो उस नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हो 2 की पावर n, जितने बिट शिफ्ट करना है फॉर लेफ्ट शिफ्ट। एंड फॉर राइट शिफ्ट x को ग्रेटर देन n, यानी कि x जो भी है उसका राइट शिफ्ट करना है तो x डिवाइड बाई 2 की पावर n। ये आपको समझ आया। अब अगला क्या बचा, एक्सोर, जीरो का किसी भी नंबर के साथ एक्सोर करते हो वो ही नंबर आता है, देखो मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ही इजी है, बस सिंपल सा जो आपको याद रखना है, ये टेबल याद करनी पड़ेगी। टेबल में याद करने के लिए भी देखो मैं आपको याद करने की एक ट्रिक सिखाती हूँ, सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सपोनेंट ऑपरेटर और नॉट, यही राइट टू लेफ्ट है भाई, इफ एल्स तो आएगा ही नहीं, यही राइट टू लेफ्ट है। देखो नॉट एक्स आपका ये एक्सपोनेंट और इक्वल टू, यही 3 ऑपरेटर हैं जो राइट टू लेफ्ट है, बाकी सारे लेफ्ट टू राइट है। इसमें याद करो, धीरे धीरे करके याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 आए हुए हैं तो पॉसिबिलिटी है इस बार आ जाए, क्योंकि इस बार पेपर मतलब इजी आएगा एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम, ठीक है। और आपको हर एक यूनिट के 1 शॉट्स आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। थैंक यू।